नमस्कार, मैं आशीष व्यास आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेपज़ेप एजुकेयर पे। तो दोस्तों आज हम काफ़ी समय बाद हमारा मिलना हो रहा है वापस यूट्यूब पे, लेकिन कोशिश अब यही रहेगी कि आपसे लगातार इसी प्रकार मिलना होता रहे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोर्ट एलडीसी की टेस्ट सीरीज़ अभी रनिंग में चल रही है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। जो लोग बीकानेर से बिलॉन्ग करते हैं, वो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ के लिए। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के लिए जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखा है, आप उस पे क्लिक कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। हाल ही में अभी ऑफ़र चल रहा है जिसमें आपको मात्र 99 रुपए में नवरात्रा का स्पेशल ऑफ़र है, उसमें केवल 99 रुपए में एक कोर्ट एलडीसी की टेस्ट सीरीज़ आप खरीद सकते हैं, जिसमें आपको मिलेंगे 25 प्लस, यानी कि 25 से ज़्यादा टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। चलो ये सब बातें तो होती रहेंगी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, यानी कि आज हम किस बारे में चर्चा करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने समान पात्रता परीक्षा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इसका जो बहुत ही प्रचलित नाम है वो है सीईटी, काफी पिछले समय से चर्चा में रहा है। आखिरकार राजस्थान कर्मचारी बोर्ड जयपुर के द्वारा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ये 21/9/2022 को। आपके लिए सीईटी क्यों जरूरी है और सीईटी कैसे होगी, किस प्रकार से इसमें कौन-कौन सी चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है, उन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है कि सबसे पहली बात, ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि ये जो सीईटी की परीक्षा है, ये होगी आपके स्नातक स्तर के लिए। स्नातक स्तर की एक परीक्षा अलग होगी, और जो 12वीं पास है उसके लिए एक सीईटी का एग्जाम अलग होगा। जो स्नातक स्तर की परीक्षाएं हैं वो कौन-कौन सी इसमें इंक्लूड होने वाली है, तो आप दोस्तों आप इस लिस्ट में देख सकते हो कि राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा की पद का नाम है प्लाटून कमांडर। इसके अलावा राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा, इसमें आपके दो पद रखे गए हैं, जिलेदार और पटवारी का, यानी कि अगर आपको पटवारी लगना है तो आपको पहले सीईटी क्लियर करनी होगी। उसके अलावा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में आपके दिख रहा है कनिष्ठ लेखाकार। मेरे हिसाब से अगर इस सीईटी के बाद में जो पहली भर्ती निकलने वाली है सीईटी के अंतर्गत, तो वो यही होगी कनिष्ठ लेखाकार, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जूनियर अकाउंटेंट। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा तहसील राजस्व लेखाकार की भी इसमें पोस्ट सम्मिलित की गई है। महिलाओं के लिए स्पेशल जो पोस्ट निकलती है जिसको हम बोलते हैं महिला पर्यवेक्षक, वो भी अब जिसको भी महिला पर्यवेक्षक बनना है उसको भी सीईटी तो क्लियर करनी पड़ेगी। इसके अलावा नॉर्मल पर्यवेक्षक के लिए भी सीईटी क्लियर करनी पड़ेगी, उप जेलर और छात्रावास अधीक्षक। सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आरएएस को इसमें शामिल नहीं किया गया है अभी तक। यानी कि अगर आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको सीईटी का एग्जाम देना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप बिना सीईटी क्लियर किए भी आरएएस की परीक्षा दे सकते हो। साथ ही साथ राजस्थान की एक और जो बड़ी भर्ती परीक्षा होती है वो होती है राजस्थान एसआई की, उसको भी सीईटी में शामिल नहीं किया गया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और इस सीईटी के बारे में छोटी से छोटी बात जो आपको पता होनी चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात कि इसमें यहाँ पे देखिए एक लाइन दी हुई है, किसी भी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने तथा स्कोर अर्जित कर लेना मात्र ही उसे नौकरी की गारंटी नहीं देता है। इसका मतलब है ये केवल एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। दोस्तों क्या है, केवल एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। आपको इसमें नंबर लाने होंगे, तभी आप जो ये ऊपर भर्ती परीक्षाएं दी हुई है जिनके बारे में हमने अभी बात की है, आप इन परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। यानी कि एक प्रकार की छंटनी पहले ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा एक प्रकार से छंटनी करने के लिए ये सीईटी को लागू किया गया है। सीईटी क्लियर करने का मतलब नौकरी देना नहीं है, ये इस नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है। उसके बाद में हम केवल उन्हीं बातों पर बात करेंगे जो आपके लिए जाननी जरूरी है। इसमें आपके सेकंड नंबर पॉइंट दिया हुआ है कि सीईटी स्नातक स्तर वर्ष में कम से कम एक बार जरूर आयोजित की जाएगी। यानी कि आपका जो सीईटी का स्कोर है वो 1 साल के लिए वैलिड रहने वाला है। कब से? परिणाम की दिनांक से। दोस्तों नोटिफिकेशन की दिनांक नहीं, परिणाम की दिनांक से आपके 1 साल तक ये सीईटी का स्कोर वैलिड रहने वाला है। इसके अलावा और जो हमें पता होना चाहिए, इसमें आपके तीसरा पॉइंट दिया हुआ है कि बोर्ड द्वारा उन समस्त अभ्यर्थियों के अंक जो समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुए हैं प्रकाशित किए जाएंगे। दोस्तों बहुत ही अच्छी ये इन्होंने इनिशिएटिव शुरू किया है कि इसमें कोई कट ऑफ ऐसा नहीं है कि केवल कट ऑफ निकाल देंगे, कट ऑफ से ऊपर वालों के है कि नंबर नहीं बताएंगे, केवल रोल नंबर जारी कर देंगे, ऐसा नहीं है। अगर किसी के एक नंबर भी आ रहा है 300 में से, जैसे आपको बता दूं 150 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर का ये पेपर होने वाला है। अगर किसी के उनमें से केवल एक नंबर भी आ रहा है तो
बोर्ड द्वारा उनको उसको उस नंबर को भी प्रकाशित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के प्रयासों की संख्या के संबंध में कोई निर्बंध नहीं होंगे। यानी कि अगर आपकी जब तक एज लिमिट है बोर्ड के अनुसार, तब तक आप सीईटी की परीक्षा दे सकते हैं, चाहे वो आप 5 बार दे, 10 बार दे, 15 बार दे, 20 बार दे, इस पर कोई भी बाध्यता नहीं रखी गई है। कोई भी व्यक्ति अनलिमिटेड बार सीईटी का पेपर दे सकता है। उसके अलावा अभ्यर्थियों के पास समान पात्रता परीक्षा में अपना स्कोर सुधारने का अवसर होगा। किसी अभ्यर्थी का सीईटी स्कोर में सम्मिलित पदों के लिए आने वाली परीक्षा से पूर्व सर्वोत्तम उपलब्ध स्कोर मान्य होगा। यानी कि भर्ती से पहले, जस्ट पहले जो उसका सीईटी स्कोर होगा वही मान्य होने वाला है। इसके अलावा और जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको बता देता हूँ कि 5वें पॉइंट में देखिए आपको यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि यदि वह सीईटी में यदि वह सीईटी में इतने न्यूनतम अंक जो भर्ती एजेंसी द्वारा अवधारित किए गए हैं प्राप्त करने में असफल रहता है। ठीक है, तो देखिए इस लाइन का मतलब क्या होता है कि आप शुरू से पढ़िए इस लाइन को। होगा क्या कि जो एजेंसी होगी, जैसे मान लो आपके जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट आने वाली है, ठीक है, वो ये बोलेगी कि हमें सीईटी में आपका स्कोर मिनिमम इतना चाहिए, अगर हम इससे कम नंबर लेके आते हैं तो हम जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म नहीं भर सकते। जैसे मान लो जूनियर अकाउंटेंट वालों ने बोल दिया कि मुझे सीईटी में जो छात्र 150 से ऊपर नंबर लेके आए हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। अब मेरे नंबर है 149, तो मैं जूनियर अकाउंटेंट के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, मैं जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म नहीं भर सकता। ठीक है, इसके अलावा और जो जानकारी खास इसमें यह है कि न्यूनतम अंक अवधारित करते समय भर्ती एजेंसी यह विचार करेगी कि सीईटी में उल्लिखित पद पर विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या के 15 गुना अभ्यर्थी, यानी कि 15 गुना अभ्यर्थियों को ये लेने वाली है। जैसे मान लो बोल रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है कि जूनियर अकाउंटेंट की 1923 पदों पे भर्ती होने वाली है। हम इसको अराउंड राउंड फिगर में अगर 2000 मान ले तो 2000 इंटू 15, यानी कि इतने लोगों को वो एलिजिबल करेंगे पेपर देने के लिए। कितने लोगों को? इतने 3 लाख लोगों को एलिजिबल किया जाएगा। और देखते हैं इसमें जो जरूरी बातें जो आपको लिए जाननी जरूरी है, तो उसके बाद में हम चलते हैं अगले पेज पर। पूरी चर्चा की जाएगी, छोटी से छोटी चीज सिलेबस के बारे में, इसका जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है और कितनी कितनी संभावित जो पद हैं उनके बारे में भी आपके यहाँ पे इस वीडियो में सारी डिटेल में बात की जाएगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया का सिस्टम क्या रहेगा। तो दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बोर्ड ने अपनी ऑनलाइन पोर्टल rsmssb.rajasthan.government पर उपलब्ध अप्लाई लिंक को क्लिक करके या फिर आप अपनी जो एसएसओ आईडी है उससे भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब उसमें एक सिस्टम आ गया है जिसका नाम है ओटीआर, यानी उसको बोलते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसमें आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, लिंक और जो आपका सेकेंडरी या जो कोई भी परीक्षा की आप मार्कशीट की डिटेल है, आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी एक वोटर आईडी आपको प्रूफ अपलोड करना होगा। ओटीआर के बाद में आप उसके लिए एसएसओ आईडी से भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप एक बार ध्यान से समझिए कि आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। यानी कि आपका एक एप्लीकेशन या आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। यदि आवेदन पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ है कि आपका आवेदन पत्र जमा हुआ नहीं है। तो जैसे ही आप आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, आपका जो नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आना जरूरी है। अगर वो नहीं आता है तो इसका मतलब ये होगा कि आपका आवेदन अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले पेज की ओर और कुछ देखते हैं अब आवेदन और परीक्षा शुल्क के बारे में क्या अपने को ऐसी जानकारी है जो अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। तो आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप ये शुल्क बताया गया है कि सामान्य और क्रीमी लेयर के लिए 450 शुल्क रखा गया है। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर और अति पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए 350 की फीस रखी गई है। उसके अलावा 250 फीस रखी गई है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। कार्मिक विभाग के परिपत्र सभी ऐसे विद्यार्थी जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उनकी फीस भी मात्र 250 रखी गई है। ठीक है, उसके बाद में और जो इम्पोर्टेंट लाइन है कि यदि राजस्थान राज्य से
बाहर का अगर कोई व्यक्ति ये सीईटी का फॉर्म भरता है तो उसे सामान्य वर्ग का ही अभ्यर्थी माना जाएगा, उसे आरक्षण का कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है और उसके लिए जो निर्धारित शुल्क है सामान्य वर्ग के लिए उसे वही पे करना पड़ेगा, जो कि है 450 रुपए। एक बार फीस जमा हो गई तो वापस तो वैसे भी नहीं आनी, ये बहुत ही कॉमन सी बात है, सरकार है। उसके बाद में चलो और जो अगली इम्पोर्टेंट बात है, हम देखते हैं कि इसमें कौन-कौन सी भर्तियाँ हैं और संभावित पद कितने-कितने हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पद है गृह रक्षा विभाग में प्लाटून कमांडर का पद है। उम्मीद है ऐसी कि 43 के आसपास इसकी पोस्ट आने वाली है। उसके बाद में आपके जल संसाधन विभाग में पटवारी की पोस्ट आने वाली है, उसमें होगी 272। उसके बाद में जो सबसे पहले आने वाली है, जो भी लोग जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये एक बहुत बड़ा आप ये समझ सकते हो कि झटका लगा है, क्योंकि वो सीईटी के भरोसे नहीं थे। हालाँकि सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया था, बोर्ड ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि जो कनिष्ठ लेखाकार की भर्ती है वो सीईटी में आने वाली है, लेकिन उन्होंने सिलेबस सीईटी का अभी 21 तारीख को ही जारी किया है और सिलेबस के नाम पे एक पूरा का पूरा ऐसे लगता है जैसे कोई अरावली पर्वतमाला फैला दी हो। तो उस हिसाब से थोड़ा-सा इनको झटका ज़रूर लगा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहली अगर जो कनिष्ठ लेखाकार भर्ती आएगी सीईटी के तहत, तो वो यही आने वाली है, जिसमें आपके संभावित पद है 1923। तो जो भी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, वो पहले जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी को छोड़कर पहले सीईटी की अच्छे से तैयारी करें। उसके बाद में आपके राजस्व मंडल में तहसील राजस्व लेखाकार की 198 पोस्ट आने वाली है। पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता विभाग में 176 पद पे भर्ती आने वाली है। पर्यवेक्षक उप जेलर के आपके 49 पद आने वाले हैं और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड के 335 पद आने वाले हैं। ये वो पद है जिन्हें अभी तक सीईटी के ग्रेजुएशन लेवल के अंतर्गत शामिल किया गया है। उसके बाद में हम देखते हैं कि और जो ज़रूरी बात है, जो आपके लिए जाननी ज़रूरी है कि इन पदों के लिए कौन-कौन से पद के लिए क्या-क्या योग्यता रखी गई है, ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए बढ़ते हम इसी बात पे कि भई पात्रता और शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। तो दोस्तों जो महिला पर्यवेक्षक की आयु सीमा है वो 18 से 40 प्लस प्लस जो रिजर्वेशंस के लिए आयु सीमा में छूट होती है वो रखी गई है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विद्यालय से स्नातक एक ज़रूरी योग्यता मानी गई है महिला पर्यवेक्षक के लिए। पटवारी के लिए जल संसाधन विभाग में 18 से 40 वर्ष की आपके आयु सीमा रखी गई है, जिसमें आपके यही सेम टू सेम स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो या इसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा कंप्यूटर का कोई ना कोई एक कोर्स किया होना ज़रूरी है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो और अभी तक आपने कंप्यूटर का कोई कोर्स नहीं किया है, तो आप ज़रूर से ज़रूर कंप्यूटर का कोर्स कर लीजिए। जैसे एक बहुत ही फेमस कोर्स रहता है वो है आरएससीआईटी का कोर्स, ठीक है? जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं आरकेसीएल का कोर्स। तो पटवारी के लिए आरकेसीएल भी ज़रूरी माना गया है। उसके अलावा ज़िलेदार की जो भर्ती जिसमें अभी तक संभावित पदों की कोई भी व्याख्या नहीं की गई है, उसके लिए भी 18 से 40 आयु सीमा रखी गई है और सेम टू सेम स्नातक होना ज़रूरी है। प्लाटून कमांडर के लिए सेम टू सेम रखा गया है कि स्नातक होना चाहिए। 20 से 40 वर्ष दोस्तों इसमें 18 से नहीं, प्लाटून कमांडर में आयु सीमा न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष रखी गई है। उसके अलावा राजस्व मंडल में तहसील राजस्व लेखाकार के लिए 21 से 40 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है और इसमें भी यही बताया गया है कि आपको कम से कम अ, संस्था की डिग्री धारित करा हो या सरकारी आयोग के द्वारा मान्य प्राप्त समतुल्य अर्हता रखता हो, यानी कि आपको इसमें भी ग्रेजुएशन मानी गई है। इसके अलावा या तो आप ग्रेजुएशन होने चाहिए या आपने सीए कर रखा होना चाहिए जिसमें इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हो, या आप लागत या संक्रम लेखाकार संस्थान कोलकाता की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए। उसके अलावा इसमें भी आपके कंप्यूटर की जो एक छोटी से छोटी डिग्री है उसको भी ज़रूरी रखा गया है कनिष्ठ लेखाकार, यानी कि जूनियर अकाउंटेंट वालों ध्यान से सुन लेना कि अगर आपने भी अभी तक कोई कंप्यूटर का कोर्स नहीं कर रखा है, तो आप भी जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सकता है कंप्यूटर का कोई कोर्स ज़रूर कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद में चलते हैं हम अगली भर्ती के बारे में, जो है आपके उप जेलर की भर्ती। उप जेलर की भर्ती में आपकी आयु सीमा 18 से 40 वर्ष की गई है और आप स्नातक या ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। पर्यवेक्षक के लिए भी 18 से 40 वर्ष और स्नातक होना ज़रूरी है और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड के लिए भी स्नातक होना ज़रूरी है और इसकी आयु सीमा रहेगी 21 से 40 वर्ष तक की। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पॉइंट आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए कि समान पात्रता परीक्षा हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले या सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। यानी कि जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, वो भी सीईटी का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन
उन्होंने शर्त क्या रखी है कि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मुख्य परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित अनिवार्य होगी। यानी कि सीईटी का एग्जाम जब भी होता है उससे पहले तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को सीईटी में शामिल पदों की भर्ती हेतु आयोजित भर्ती में पात्र नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, जिन्होंने फाइनल ईयर का एग्जाम दे रखा है और वो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आप 101% ये फॉर्म भर सकते हैं और जनवरी में इसकी जो परीक्षा है वो आयोजित होने वाली है। अभी तक बोर्ड ने ऐसी कुछ धारणा दिखाई है कि जनवरी में हम सीईटी की जो परीक्षा लेंगे और तब तक तो आपका रिजल्ट 100% आ ही जाएगा। तो फाइनल ईयर वालों से भी ये बहुत ही अच्छा मौका है कि आप लगते हाथ ही सीईटी की तैयारी शुरू कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली भर्तियों में थोड़ी कंपटीशन कम देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद में आयु सीमा की अगर हम बात करें तो वही आयु सीमा नॉर्मली हम हर पद की आयु सीमा दे सकते हैं। उसके अलावा जो आरक्षण के आधार पर आयु सीमा में जो अधिकतम आयु सीमा में छूट होती है वो समान रूप से रहेगी। उसके अलावा हम बात करते हैं आवेदन और परीक्षा शुल्क और आवेदन पत्र भरने की अवधि के बारे में। तो दोस्तों, परीक्षा शुल्क व राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क से आप 22/9/2022 से इसके फॉर्म शुरू हो गए हैं और 21/10/2022 तक रात को 11:59 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट जो डेट है उसका इंतजार न करें और जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिलअप कर दें, क्योंकि होता क्या है कि वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, साइट पे ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है, उस वजह से फिर फॉर्म फिलअप नहीं होता है। ये बहुत बार लोगों के साथ होता है। उसके बाद में परीक्षा आयोजन की बात करें तो दोस्तों, समान पात्रता परीक्षा सीईटी के बारे में दोस्तों, परीक्षा होगी कब? तो बोर्ड ने ये मंशा जताई है कि 6/1/2023 यानी कि 6 जनवरी 2023 जो आने वाले जनवरी है उसकी 6 तारीख से लेके 9 तारीख के मध्य अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर ये पेपर होने वाला है, यानी कि 6 से 9 जनवरी। अभी दोस्तों चल रहा है सितंबर और आप तो अब सितंबर गया ही मानो। ठीक है। आपके पास मात्र और मात्र अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये 3 महीने हैं सीईटी की तैयारी करने के लिए। कौन-कौन से महीने हैं? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 3 महीने हैं और पहाड़ जैसा सिलेबस है। पता नहीं जो नए जो स्टूडेंट होंगे, जो पुरानी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरएएस की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो एसआई की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो और कोई भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हों, जैसे कि जिन्होंने पटवारी की तैयारी की है, उनके लिए सिलेबस तो चलिए कवर करना मुश्किल ही है ही, लेकिन उन्होंने कम से कम पहले ये चीज़ें पढ़ रखी हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इनको थोड़ा टाइम और देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने ये एक तरफ तो ये कर रहे हो कि आप फाइनल ईयर के लिए आप फॉर्म ओपन रख रहे हो, ठीक है? लेकिन फाइनल ईयर वाला बंदा ये सब सिलेबस कैसे कंप्लीट करेगा? मैं तो बोर्ड का जो अध्यक्ष है शर्मा जी, मैं उनसे ये छोटी सी चीज पूछना चाहता हूँ कि अगर आप फाइनल ईयर में बैठे हो, आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हो, आप भी भविष्य में गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप 3 महीनों में जो आपने ये सिलेबस दिया है, ये आप कैसे कंप्लीट करोगे शर्मा जी? आपको दोनों तरफ से सोचना चाहिए था। आपने केवल एक एंगल से सोचा है कि हाँ, बच्चे तैयारी कर तो रहे ही हैं, तो दे देते हैं इतना सिलेबस, अपने को क्या जाना है, अपने को तो बस पानी निकालना है। और वही काम कर रही है बोर्ड भी, पानी निकाल के रख दिया बच्चों का। उसके बाद में चलिए अब इन सब बातों के लिए वक़्त है नहीं, क्योंकि 3 महीने का ही वक़्त है तैयारी के लिए, तो हम फालतू बातें ज़्यादा करेंगे नहीं। उसके बाद में और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपको बता देता हूँ सीधे-सीधे कि अगर आपको फ़ोटो के बारे में एकदम थोड़ा ध्यान रखना है कि आवेदक को नवीनतम रंगीन फ़ोटो अधिकतम 6 माह पुराना अपलोड करना है और मोबाइल व अन्य स्वयं रचित फ़ोटो का उपयोग नहीं करें। दोस्तों, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए कि मोबाइल से आप अपना फ़ोटो अपलोड ना करें खींचकर। उसके अलावा जो फ़ोटो जो है वो जेपीईजी में होना चाहिए और संशोधन की क्या प्रक्रिया रहेगी, यानी कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, तो इसमें संशोधन की क्या प्रक्रिया रहेगी, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के 7 दिवस के भीतर आप ₹300 शुल्क देकर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, माता के नाम एवं पद नाम, जन्म तिथि, लिंग के अलावा अन्य प्रविष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा। यानी कि इन सब चीजों में आप संशोधन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने एवं संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा कराने की प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक और जो इम्पोर्टेंट बात आप ये देखिए कि सेकंड पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि
एक और अंतिम अवसर परीक्षा आयोजन के पश्चात ऑनलाइन त्रुटि संशोधन हेतु एक निश्चित समय दिया जाएगा। यानी कि आप ऑनलाइन आवेदन करने के एक तो आप 7 दिन के अंदर कर सकते हो, लेकिन मान लो आप 7 दिन के अंदर या भीतर नहीं कर पाते हो तो आपको एक और अवसर दिया जाएगा संशोधन का। वो कब दिया जाएगा? वो दिया जाएगा आपके परीक्षा आयोजन के पश्चात। एक पोर्टल ये वापस खुलेगा जिसमें आप संशोधन कर सकते हो। लेकिन इस संशोधन में आपकी खास बात क्या रहने वाली है कि अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में स्वयं के नाम, माता-पिता के नाम, शैक्षणिक योग्यता, फोटो एवं हस्ताक्षर में संशोधन नहीं कर सकेगा। दोस्तों इसका मतलब आप अपने शैक्षणिक योग्यता, नाम, मदर फादर के नेम में आप कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर पाओगे। उसके अलावा चलिए और जो इम्पोर्टेंट बात है उसके बारे में अपने बात करते हैं कि परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है। परीक्षा की जो स्कीम और पाठ्यक्रम है वो क्या रहने वाला है। चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं, अपना खेला शुरू करते हैं कि खेला हो बे ममता दीदी वाला। क्योंकि ये जो खेला है ना, मुझे नहीं लगता कि ये इस बार तो किसी से हो पाएगा, है ना? क्योंकि जो नए स्टूडेंट है, जैसे मेरे पास काफ़ी जनों के फ़ोन है कि सर ये क्या भूचाल आ गया सीईटी को लेकर, इतना सारा सिलेबस। मैं पहले ही बोल रहा था सबको कि सीईटी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो सब बोर्ड छोड़ेगा, क्योंकि उसको क्या है, एक सीईटी है, उसको केवल उसको पास करवाना ज़रूरी है और पास करवाने के लिए वो फिर सब सब्जेक्ट की हमारे से परीक्षा ज़रूर लेगा। ये बात मैं सबको बोल ही रहा था। और फिर उन्होंने बोला कि सर आपने बोला ही था, हमने तो तैयारी शुरू नहीं की। तो मैंने भी उनको यही बोला था कि आप तैयारी अभी शुरू करो ही मत, क्योंकि आपके पास एक सुनहरा ऑफ़र है। मैं आपको एक छोटी-सी बात और बता देता हूँ कि जो जिन लोगों की मंशा ये है कि वो सबसे पहले सरकारी नौकरी लगे, क्या लगे? गवर्नमेंट जॉब जो लगना चाहते हैं, तो दोस्तों उनके सामने बहुत ही अच्छा ऑप्शन वर्तमान में एक चल रहा है, वो है कोर्ट एलडीसी। अब अब तो इसकी हालाँकि लास्ट डेट निकल चुकी है। तो दोस्तों जिन लोगों ने भी कोर्ट एलडीसी का फॉर्म भर रखा है वो अच्छे से कोर्ट एलडीसी की तैयारी करें और टाइप करें। और बहुत ही ईज़ी सिलेबस है, इसको क्रैक करना बाकी एग्ज़ाम्स के बनस्पत थोड़ा ईज़ी रहेगा। कट ऑफ इसकी बहुत ज़्यादा हाई जाती है, लेकिन इसका पेपर भी बहुत ज़्यादा ईज़ी आता है। तो दोस्तों बहुत ही सरल और सुलभ तरीका ये है अभी हाल-फिलहाल में गवर्नमेंट नौकरी लगने का। वरना आप सीईटी दीजिए, आप आरएएस की तैयारी कीजिए, आप ईओ और आरओ की तैयारी कीजिए जिसका मई में एग्ज़ाम होने वाला है। जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए। मेरा सजेशन ये है कि जिन्होंने कोर्ट एलडीसी का फॉर्म भर रखा है, कम से कम वो कोर्ट एलडीसी की अच्छे से तैयारी करें। तो चलिए हम बात करते हैं परीक्षा की स्कीम के बारे में। तो दोस्तों परीक्षा की स्कीम की बात करें तो 150 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं आपके सीईटी में और कुल अंक यानी कि पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा जिससे आपके टोटल अंक हो जाएँगे 300। यानी कि 150 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर का पेपर होगा और 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। दोस्तों 3 घंटे का आपको इसमें समय रहेगा सीईटी की परीक्षा में, जो कि होने वाली है आपके कब? 6 से 9 जनवरी के बीच में। कब होगी? 6 से 9 जनवरी के बीच में। दोस्तों सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे तथा सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। सबसे बड़ा जो इन्होंने एक स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं राहत दी है, वो ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दोस्तों बहुत ही अ, गज़ब का काम किया है इन्होंने कि साँप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इन्होंने बोर्ड ने कुछ ऐसा काम किया है कि इन्होंने साँप को भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटने दी। इन्होंने क्या किया कि नकारात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम इस परीक्षा में नहीं रखा है। तो दोस्तों मैं आपको इस एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बताना भूल ही गया था कि आपकी ये जो परीक्षा होने वाली है इसमें आपके नॉर्मलाइज़ेशन भी होगा। दोस्तों इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ये चीज़ मैं पहले आपको बताना भूल गया था। इसमें आपके नॉर्मलाइज़ेशन भी होने वाला है, यानी कि जो शिफ्ट हार्ड आएगी उसके नंबर भी बढ़ने वाले हैं और जो शिफ्ट ईज़ी आएगी उसके नंबर भी घटने वाले हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप ज़रूर याद रखना कि आपकी इस भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइज़ेशन होने वाला है। 150 आपके प्रश्नों की संख्या रहेगी, 300 आपके अंकों की संख्या रहेगी, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो चलिए हम अब बढ़ते हैं सिलेबस के बारे में। दोस्तों अगर मैं पर्टिकुलर सिलेबस का वीडियो बनाता तो शायद 1 घंटे, 1.5 घंटे सिलेबस में चला जाता है, इसीलिए हम थोड़ा क्या है जल्दी-जल्दी में सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में फिर चर्चाएँ तो अब करनी ही है पढ़ाई के साथ-साथ, क्योंकि अब हम यानी कि प्रेप-ज़ेप आपसे रेगुलर टच में बने रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं पाठ्यक्रम यानी कि जो सीईटी का सिलेबस रहने वाला है उसके बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास। दोस्तों इन्होंने सबसे अच्छा काम आपको पता है क्या किया है?
कि इन्होंने हर चीज को डिस्क्राइब करके दिया है, यानी कि पूरा एक डिटेल्ड सिलेबस दिया है, जिससे आपको ज्यादा सोचने की और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि भारत के इतिहास में क्या आएगा या फिर राजस्थान के इतिहास में क्या आएगा। इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की विभिन्न अवस्थाएं, यानी कि एक प्रकार से इन्होंने मॉडर्न जो हिस्ट्री है उस पर ज्यादा बल दिया है, इंडिया की मॉडर्न जो हिस्ट्री है उस पर ज्यादा बल दिया है। साथ ही साथ राजस्थान में भी इन्होंने यही चीज लिखी है कि 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, जनजाति किसान आंदोलन, राजनीतिक जन जागरण, यानी कि हिस्ट्री में आपको अगर कुछ पढ़ना है तो वो है मॉडर्न हिस्ट्री। क्या पढ़ना है? मॉडर्न हिस्ट्री ही आपको पढ़नी है। एक चीज आप और ध्यान में रखना कि जो जो पॉइंट आपके जो सिलेबस में लिखे हुए हैं उन पॉइंट्स को तो आप पक्के करके जाना, क्योंकि जो जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनमें से परमानेंट एक एक क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है स्वतंत्रता और राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र एकीकरण और एवं राज्यों का पुनर्गठन। यानी कि कुल मिला के बात यही है कि हिस्ट्री में हमें क्या पढ़नी है, चाहे वो राजस्थान है तो हमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, चाहे वो इंडिया की है तो भी हमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। हमें मिडेवल हिस्ट्री, राजवंशों के पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत के बारे में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है राजस्थान के बारे में कि प्राचीन सभ्यताओं में भी स्पष्ट नाम दे रखा है, कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है, बालाथल है और बैराट है। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश। अब इसने हिस्ट्री के बारे में अलग से दिया है। राजस्थान की हिस्ट्री आपको प्रमुख राजवंश, घटनाएं, प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था ये सब पढ़ना पड़ेगा। स्थापत्य कला दी हुई है, मेले त्योहार, यानी कि आपको कंप्लीट राजस्थान हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। दोस्तों माफी चाहता हूँ कि पहले मैंने वहाँ पे वो सिलेबस देख के बोल दिया था, लेकिन एक्चुअल बात ये है आपकी कि इंडियन की आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। यहाँ पे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो आपको इंडियन की तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है और राजस्थान की आपको पढ़नी है कंप्लीट राजस्थान हिस्ट्री। समझ आ गई आपको ये बात? क्योंकि इसमें यहाँ पे नीचे इसमें सब दिया हुआ है कि आपको प्रमुख राजवंश, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर भी आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट पढ़ना है। मेले त्योहार, लोक संगीत दे दिया, संस्कृति, परंपरा, विरासत, धार्मिक आंदोलन, संत लोक संप्रदाय, यानी कि आपको राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर ये आपको कंप्लीट तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर हम भारत के भूगोल की बात करें तो उसमें भौतिक स्वरूप दिया है, जलवायु, मानसून तंत्र, प्रमुख नदियां, बांध, वन्य जीव जंतु अभ्यारण्य, प्रमुख फसलें, खनिज, ऊर्जा संसाधन, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी कि ऑलमोस्ट आपको इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी। यानी कि आपको इंडियन ज्योग्राफी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट करनी पड़ेगी सीईटी के लिए। अगर हम राजस्थान के भूगोल की बात करें तो राजस्थान के भूगोल में भी आपको कंप्लीट जो जियोग्राफी है वो आपको इसमें कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी। राजस्थान का भूगोल भी आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। यानी कि जो भी इसमें अभी तक हमने देखा है कि यही देखा है कि आपको जो भी चीज दे रखी है वो आपको कंप्लीट पढ़नी है, चाहे वो राजस्थान की जियोग्राफी कर ले, चाहे वो राजस्थान की हिस्ट्री कर ली। केवल इंडियन हिस्ट्री है उसमें वो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है आपको 1857 की क्रांति से लेके अभी तक की। उसके अलावा राजस्थान पॉलिटी की इसमें बात करें कि राजस्थान पर विशेष बल के साथ, यानी कि पॉलिटी तो आपको इंडियन भी पढ़नी है लेकिन राजस्थान की थोड़ी ज्यादा पढ़नी है। और इसमें जैसा कि हम देख सकते हैं तो आपके भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संघीय ढांचा, संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन प्रावधान, जनहित याचिकाएं, इसने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं, यानी कि आपको पॉलिटी भी पूरी पढ़नी है। क्या पढ़ना है? पॉलिटी भी आपको पूरी की पूरी पढ़नी है, चाहे वो राजस्थान की है चाहे वो इंडिया की है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने भारत की अर्थव्यवस्था की तरफ। अर्थव्यवस्था के बारे में मेरी तो खुद की अर्थव्यवस्था बड़ी शुरू से कमजोर रही है, तो इतना नॉलेज मुझे अर्थव्यवस्था के बारे में है नहीं। ये तो आपको जो इकोनॉमिक्स के टीचर हैं वही कभी इस बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको बता देता हूँ जो टॉपिक्स है अर्थव्यवस्था के बारे में। तो बजट निर्माण, बैंकिंग, लोक वित्त, ऑलमोस्ट ये वही टॉपिक है जो राजस्थान के अपने आरएएस की परीक्षा में लगते हैं। तो आप उस हिसाब से ये अर्थव्यवस्था के टॉपिक जरूर एक बार देख लेना। राजस्थान की अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो खाद्य और व्यावसायिक फसलें, कृषि आधारित उद्योग, यानी कि कंप्लीट इकोनॉमी आपको राजस्थान की पढ़नी है। क्या करना है? राजस्थान की आपको कंप्लीट इकोनॉमी पढ़नी है। उसके बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको पूरा पढ़ना है।
यानी कि कोई भी चीज़ कहीं पे भी इन्होंने छोड़ी नहीं है। आपको मैथ करनी है, आपको उसके बाद में मैथ के साथ में ही रीज़निंग इंक्लूड की हुई है, आपको मैथ और रीज़निंग दोनों करनी है। उसके अलावा आपको लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, जिसमें आपकी हिंदी दी हुई है। हिंदी में आपके सॉरी हिंदी में आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थक सब दिया हुआ है। तो हिंदी भी आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। जनरल इंग्लिश भी आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके अलावा कंप्यूटर इसमें आपके दिया हुआ है, समसामयिक घटनाएँ आपको दी हुई है। उसके अलावा एक एंड नोट दिया हुआ है बोर्ड की वेबसाइट की, अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट www.rsmsb.rajasthan.government.in के माध्यम से समस्त सूचनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हरिप्रसाद शर्मा जी कि आपने ये जो जानकारी हमें उपलब्ध कराई है, बहुत ही भारी भरकम जानकारी है, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते कि आपने क्या-क्या दे दिया है और आपने वक़्त दिया है केवल 3 महीने का। वक़्त दिया है आपने केवल और केवल 3 महीने का और आपने सब्जेक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट फाइनली तैयार करने हैं इस सीईटी की तैयारी के लिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम बात करें राजस्थान की, तो आपको राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी और इकोनॉमी, एक और जो रह गया वो है राजस्थान की पॉलिटी। ये सारी चीज़ें आपको राजस्थान की तैयार करनी है। उसके बाद में हम बात करें इंडिया की। दोस्तों इंडिया की अगर हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद में जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आप सही कर लेना इसको, इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है। इसके अलावा जो राजस्थान की पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह है, ये सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपको पढ़नी है रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर और साथ में जो एक मेजर पार्ट रहता है हमेशा करंट अफेयर्स, जिसमें आपके राजस्थान भी है, वर्ल्ड भी है और साथ ही साथ इंडिया का भी करंट अफेयर्स आपके शामिल रहेगा। तो दोस्तों ये रहा आपके कुछ हाँ, लैंग्वेज के बारे में तो मैं यहाँ पे लिखना भूल ही गया था। मैं बता देता हूँ आपको हिंदी, ये भी आपको तैयारी करनी है। यानी कि आपके सामने इतना सारा बड़ा सारा एक मैटर है पढ़ने के लिए, लेकिन आपके पास समय है केवल और केवल 3 महीनों का। कितने महीनों का? मात्र और मात्र 3 मंथ का बोर्ड ने हमें समय दिया है, जो कि बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी है। मेरी सब स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि हम इस चीज़ का थोड़ा विरोध करें और कुछ नहीं तो ट्विटर पे इसे हम ट्रेंडिंग पे लेके आएँ। आपके जो भी साथी है आप उनको बोलिए कि भई आप कम से कम बोर्ड को एक ट्वीट करें और अगर आप हो सकता है तो बोर्ड को इसका एक पत्र भी या मेल करें कि 3 महीने का समय ऐसे सिलेबस के लिए बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। ये आपके साथ बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। चलिए देखते हैं, हमारा काम तो यही है कि हम तैयारी करें और जितनी अच्छी हो सके उतनी अच्छी करें। ख़ास बात ये है कि हम यानी कि प्रेप-ज़ेप आपके लिए इसकी बहुत ही जल्द ही टेस्ट सीरीज़ लेके आने वाला है। दोस्तों आपको पता है कि हम केवल टेस्ट सीरीज़ करवाते हैं, तो बहुत ही जल्द सीईटी जो कि ग्रेजुएशन लेवल की है, इसकी एक टेस्ट सीरीज़ आने वाली है, जिसमें आपको बता दूँ मैं लगभग 10 से ज़्यादा आपको टेस्ट शुरुआती फ़ेज़ में मिलने वाले हैं। जैसे ही इसके एग्ज़ाम की डेट होगी यानी कि दिसंबर तक, कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों टेस्ट सीरीज़ सीईटी की करवाएँ। टॉपिक वाइज़ इसमें देखिए मुश्किल है बहुत क्योंकि अगर हम बात करें कि हम अगर सब्जेक्ट वाइज़ भी करवाएँ, तो लगभग-लगभग 12-13 टेस्ट हो जाते हैं। इतना तो अब समय ही नहीं बचा कि हम कब टेस्ट दें या फिर कब इसकी तैयारी करें। तो इसका अपना फंडा सीधा यही रहेगा कि हम इसमें सीधे फुल लेंथ टेस्ट अपलोड करने वाले हैं। चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन हो। तो हम फुल लेंथ टेस्ट देंगे। मिनिमम हम 10 की गारंटी लेते हैं, मैक्सिमम की हम कभी गारंटी नहीं लेते हैं। कोर्ट वाली जो वैकेंसी है उनमें भी हम लोगों ने कह रखा है कि मिनिमम आपको 25 टेस्ट तो मिलेंगे ही। कितने मिलेंगे? मिनिमम। मैक्सिमम वो 35 भी हो सकते हैं, वो 50 भी हो सकते हैं। हो सकता है वो 25 ही रह जाए। वो डिपेंड करता है भर्ती की परीक्षा तिथि कब आई। अगर भर्ती की परीक्षा तिथि कोर्ट एलडीसी की 11 दिसंबर के बाद आती है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको 25 से ज़्यादा ही टेस्ट मिलेंगे। दोस्तों, उम्मीद है मैंने आपको हर वो छोटी से छोटी बात सीईटी के बारे में बताई है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई आपसे चूक हो गई हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है
आप उस पे जानकारी ले सकते हैं। ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन में आप खुद भी उसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने हमारी ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया हुआ है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। और जिन्होंने कोर्ट एलडीसी का फॉर्म भर रखा है, वो जल्दी ही जितना जल्दी हो सके वो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि अभी नवरात्रि में ऑफ़र चल रहा है। मात्र ₹99 में आपको कोर्ट एलडीसी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ मिलने वाली है। और जो बीकानेर से बिलॉन्ग करते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि ऑफ़लाइन टेस्ट सीरीज़ हम बीकानेर में करवा रहे हैं, उसकी फ़ीस है मात्र ₹500। दोस्तों, पहले इसकी फ़ीस थी ₹600, लेकिन 4 टेस्ट हो गए हैं, उस हिसाब से अब इसकी फ़ीस कर दी है ₹500। ऑफ़लाइन टेस्ट की फ़ीस कोई ज़्यादा नहीं है, अगर आप एवरेज देखोगे तो आपके ऑलमोस्ट ₹40 ये टेस्ट पड़ेगा। अब आप कहोगे कि ₹440 ही होते हैं, तो दोस्तों जो ऑफ़लाइन टेस्ट सीरीज़ जो भी जॉइन करेगा उसको ये ऑनलाइन वाली भी साथ में मिलने वाली है। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट आपके ₹40 की कॉस्टिंग रहेगी एक ऑफलाइन टेस्ट की। जेन्युइन टेस्ट है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है। जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन्होंने बहुत ही सराहना की है, जो पिछली बार आए थे उन्होंने भी हमें काफ़ी एप्रिशिएट किया था। और हम उन सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अभी तक हम पे विश्वास जताया है। चलिए, इसी के साथ आज के इस सेशन को हम ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको सब चीज़ें मैंने क्लियर की हैं। टीईटी जो आपकी ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा होने वाली है, समय बहुत कम है, तो आप अपना एक लक्ष्य डिसाइड करिए और उस लक्ष्य के पीछे आप अपने ज़रूर लग जाइए। मैं आपको लक्ष्य डिसाइड करने में केवल सजेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन आपका जो लक्ष्य है वो आपको ही डिसाइड करना है। ठीक है? धन्यवाद, बहुत जल्दी मिलते हैं हम आपसे अब यूट्यूब पर वापस। हम आपको अगले सेशन में मिलेंगे। जो कोर्ट एलडीसी की हम टेस्ट सीरीज़ करवा रहे हैं, हम करवाएँगे उसका बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जो अभी तक आपने कहीं देखा नहीं है। कम से कम हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम सॉल्यूशन के माध्यम से आपके ऑलमोस्ट जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा कवर कर दिया जाए। बाय। आई होप कि हम वापस जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।